नर युग्मकोद्भिद के बारे में पढ़ा था, परागकण के बारे में पढ़ा था। इस क्लास में हम पढ़ेंगे मादा युग्मकोद्भिद की संरचना और परिवर्तन। मादा युग्मकोद्भिद की संरचना और परिवर्तन, जिसमें हमारी फर्स्ट हेडिंग होगी गुरु बीजाणु। गुरु बीजाणु पर्ण, गुरु बीजाणु पर्ण, मेगास्पोरोफिल। गुरु बीजाणु पर्ण में हम देखते हैं कि जायांग पाया जाता है। गुरु बीजाणु पर्ण के रूप में जायांग पाया जाता है। जायांग को अंडक भी कहते हैं, अंडक। अंडक को सामान्यतः बीजाणु धारण करने वाली रूपांतरित पर्ण भी कहते हैं। बीजाणु धारण करने वाली रूपांतरित पर्ण भी कहते हैं। रूपांतरित पर्ण भी कहते हैं। रूपांतरित पर्ण भी कहते हैं। अंडक में हम देखते हैं कि अंडक सामान्यतः पादपों में दो प्रकार से अंडक पाए जाते हैं। दो प्रकार से अंडक पाए जाते हैं, एक अंडक और अनेक अंडक। एक अंडक और अनेक या बहुअंडकी। एक अंडकी और बहुअंडकी या अनेक अंडकी, अनेक अंडकी। एक अंडकी पादप होता है गुड़हल, 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 हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। और अनेक अंडकी पादप वापस दो प्रकार से इनमें अंडक पाया जाता है या जायांग पाया जाता है। दो प्रकार से कैसे? एक तो स्वतंत्र या पृथक अंडकी, पृथक या फिर वियुक्ता अंडकी। वियुक्ता अंडकी। और एक होता है संयुक्त, संयुक्त अंडकी या फिर युक्ता अंडकी, युक्ता अंडकी पादप। संयुक्त अंडकी और युक्ता अंडकी पादप। इनके उदाहरण में हम देखते हैं, एक का उदाहरण हो जाएगा पेपावर और एक का माइचेलिया। पेपावर और माइचेलिया इनके उदाहरण हो जाएंगे। आगे हम देखते हैं जायांग के भागों के बारे में। जायांग के सामान्यतः तीन भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय। जायांग के तीन भाग होते हैं, वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय। जायांग को तीन भागों में बांटा गया है। जायांग को या अंडक, इसको तीन भागों में बांटा गया है, वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र, वर्तिका और तीसरा भाग होगा अंडाशय, अंडाशय। तीसरा भाग अंडाशय। वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र वह भाग होता है जहां पर परागकण आकर परागकण को मंच प्रदान करने का कार्य वर्तिकाग्र ही करता है। परागकणों को मंच प्रदान करना, इसका एक कार्य हो गया। और ये जायांग का सबसे ऊपरी भाग, शीर्षस्थ भाग, शीर्षस्थ भाग, शीर्षस्थ भाग होता है वर्तिका। वर्तिका, इसका प्रमुख कार्य होता है पराग नलिका को पथ प्रदान करना। पराग नलिका को पथ प्रदान करना, प्रदान करना। इसका कार्य होता है ये लंबी और पतली नलिका नुमा संरचना होती है। वर्तिका पतली और लंबी नलिका नुमा संरचना होती है, नलिका नुमा संरचना होती है।
अंडाशय। जायांग का नीचे का सबसे नीचे का आधार्य भाग जो पुष्पासन से जुड़ा हुआ होता है, और फूला हुआ भाग सबसे नीचे का फूला हुआ भाग, फूला हुआ भाग अंडाशय कहलाता है। अंडाशय में बीजांड पाए जाते हैं। बीजांड को, जिन्हें हम लघु बीजाणुधानी कहते हैं, बीजांड को लघु बीजाणुधानी, गुरु बीजाणुधानी, बीजांड को गुरु बीजाणुधानी कहते हैं, गुरु बीजाणुधानी कहते हैं। देखते हैं हम जायांग की संरचना। जायांग या गुरु बीजाणुपर्णी की संरचना देखते हैं। जायांग या गुरु बीजाणुपर्णी की संरचना देखते हैं। पुष्पासन, नीचे का भाग पुष्पासन, ये अंडाशय की बाह्य भित्ति। वर्ती काग्र, मध्य का पतला और लंबा पथ प्रदान करने वाला भाग परागनलिका को वर्तिका, और सबसे नीचे का ये भाग अंडाशय, फूला हुआ भाग अंडाशय। जायांग की संरचना फ्लास्क नुमा होती है, फ्लास्क होता है फ्लास्क, उसके समान संरचना होती है। अंडाशय भाग में प्लेसेंटा द्वारा अंडाशय की भित्ति से जुड़ा हुआ, अंडाशय की भित्ति से प्लेसेंटा द्वारा जुड़ा हुआ, जो आगे चलकर बीजांड वृंत का निर्माण कर एक बीजांडनुमा संरचना का निर्माण करता है। बीजांडनुमा संरचना का निर्माण होता है। दो अध्यावरण पाए जाते हैं, ये बीजांड, भ्रूणपोष, यह लंबार, यह होता है बीजांड। ये संपूर्ण संरचना बीजांड कहलाती है। बीजांड या गुरु बीजाणुधानी, या गुरु बीजाणुधानी। हमारा नेक्स्ट हेडिंग है गुरु बीजाणुधानी या बीजांड की संरचना। गुरु बीजाणुधानी या बीजांड की संरचना है। गुरु बीजाणुधानी या बीजांड, ये प्रत्येक प्रकार का बीजांड हम बनाएंगे, प्रत्येक प्रकार का। बाह्य अध्यावरण और आंतरिक अध्यावरण। अंडाशय की आंतरिक भित्ति, अंडाशय की आंतरिक भित्ति जहां से जुड़ा होता है इसे बीजांडासन या प्लेसेंटा कहते हैं, इसे बीजांड वृंत कहते हैं। बीजांड वृंत,
जिस भाग से अध्यावरण से बीजांड ग्रंथ जुड़ा हुआ होता है उसे फाइलम फाइलम कहते हैं। मध्य में भ्रूणकोश 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 पाया जाता है। भ्रूणकोश और अंत्य आवरण के मध्य का स्थान होता है जिसे बीजांड काय कहते हैं। बीजांड काय ये बाह्य अध्यावरण बाह्य अध्यावरण बाह्य अध्यावरण ये होता अंत्य अध्यावरण। अंत्य अध्यावरण ये निभागीय छोर निभागीय शिरा बीजांड द्वार ये सामान्यतः बीजांड का प्रति प्रकार का बीजांड के भी अनेक प्रकार होते हैं, उनमें 6 प्रकार के बीजांड पाए जाते हैं जिसमें से ये प्रति प्रकार का प्रतीत टाइप का बीजांड है। बीजांड काय की कोशिकाएं जिसमें हम देखते हैं कि शुरुआती अवस्था में बीजांड काय की सारी कोशिकाएं एक समान साइज की ही होती हैं। जिनमें से निभागीय छोर वाली एक कोशिका विकसित होकर एक बड़ी कोशिका का निर्माण करती है जिसे प्रपशु कोशिका कहते हैं और वहीं आगे बढ़कर भ्रूणकोश का निर्माण करती है। वही आगे विकसित होकर भ्रूणकोश का निर्माण करती है। ये प्रति प्रकार का बीजांड सामान्यतः 82% लगभग 82% आवर्त बीजियों में पाया जाता है। देखते आगे हम बीजांड के आवरण के आधार पर आवरण सामान्यतः 3 प्रकार से पाया जा सकता है। एक आवरण, द्विआवरणी और ए आवरणी। या तो आवरण पाया ही नहीं जाएगा या 2 आवरण पाए जाएंगे बीजांड पे या एक आवरण पाया जाता है। इस प्रकार अध्यावरण के आधार पर 3 प्रकार के बीजांड पाए जाते हैं। बीजांड एक भी हो सकता है और अंडाशय में सामान्यतः एक बीजांड भी पाया जा सकता है और एक से अधिक बीजांड अनेक बीजांड भी पाया जा सकता है। जैसे उदाहरण देखते हैं। एक बीजांड में हम देखते हैं कि एक बीजांड सामान्यतः गेहूं, धान और आम में पाया जाता है, जबकि अनेक बीजांड पपीता, तरबूज और आर्किड्स में पाया जाता है। बीजांड की उपस्थिति बीजांड की संख्या के आधार पर इनका वर्गीकरण देखते हैं तो ये 2 प्रकार का होता है। एक तो एक बीजांड, अंडाशय में एक ही बीजांड उपस्थित हो और एक से अधिक यानी अनेक बीजांड उपस्थित हो। तो एक बीजांड में हम उनका उदाहरण देखते हैं। एक बीजांड में गेहूं, धान और आम, इनमें एक बीजांड पाया जाता है, जबकि आर्किड, तरबूज और एक नाम रह गया ना, क्या कहते हैं उसको, आर्किड, तरबूज और पपीता, इनमें एक से अधिक बीजांड पाए जाते हैं। अब हम बीजांड के प्रकार, निभागीय छोर और बीजांड वृंत। निभागीय छोर और बीजांड द्वार की परस्पर स्थिति के आधार पर निभागीय छोर
निभागीय शिरा, निभागीय शिरा एंड निभागीय शिरा और बीजांड द्वार, बीजांड द्वार की परस्पर स्थिति के आधार पर हम बीजांड को 6 भागों में बांटते हैं। 6 प्रकार के बीजांड पाए जाते हैं। 6 प्रकार के बीजांड पाए जाते हैं। 6 प्रकार के बीजांड का हम इनका वर्गीकरण देखते हैं। 6 प्रकार से किस किस प्रकार के पाए जाते हैं। फर्स्ट है ऋजु बीजांड, ऋजु प्रकार, ऋजु बीजांड। सेकंड है प्रतीक, प्रतीक बीजांड। थर्ड है वक्र बीजांड, वक्र बीजांड। चौथा है अनुप्रस्थ बीजांड, अनुप्रस्थ बीजांड। पांचवा है अर्ध प्रतीक, अर्ध प्रतीक बीजांड। और छठवां हो जाएगा आपके चक्रीय बीजांड या कुंडलित बीजांड, कुंडलित बीजांड। बीजांड 6 प्रकार के पाए जाते हैं, जिनमें फर्स्ट है ऋजु बीजांड, सेकंड है प्रतीक बीजांड, थर्ड है वक्र बीजांड, चौथा है आपके अनुप्रस्थ बीजांड, पांचवा है अर्ध प्रतीक बीजांड और छठा है कुंडलित बीजांड। ऋजु बीजांड सामान्यतः एक बीजपत्री पादपों में, ऋजु बीजांड आपके एक बीजपत्री नहीं जिम्नोस्पर्म पादपों में यानी अनावर्त बीजी पादपों में, नग्न बीजी पादपों में जिम्नोस्पर्म्स। अनावर्त बीजी या जिम्नोस्पर्म्स पादपों, जिम्नोस्पर्म पादपों पर पाए जाते हैं। प्रतीक बीजांड प्रतीक बीजांड एंजियोस्पर्म पादपों में या आवर्त बीजी पादपों में, आवर्त बीजी पादपों में पाया जाता है। वक्र बीजांड लेग्यूमिनेसी, लेग्यूमिनेसी पादपों में पाए जाते हैं। और अनुप्रस्थ बीजांड ब्यूटामेसी पादपों में पाए जाते हैं। अनुप्रस्थ बीजांड ब्यूटामेसी पादपों में पाए जाते हैं। और अर्ध प्रतीक बीजांड रेननकुलेसी, रेननकुलेसी, रेननकुलेसी पादपों में पाए जाते हैं। और कुंडलित कैक्टेसी, कुंडलित कैक्टेसी पादपों में पाए जाते हैं। ऋजु बीजांड, ऋजु बीजांड होता है सरल रेखीय बीजांड होता है। ये अनावर्त बीजी पादपों में जिम्नोस्पर्म पादपों में पाया जाता है। प्रतीक बीजांड जो 180 डिग्री घुमा हुआ बीजांड होता है उसे वो आवर्त बीजी पादपों में पाया जाता है। वक्र बीजांड, वक्र बीजांड होता है वो लेग्यूमिनेसी पादपों में पाया जाता है। घोड़े की नाल की समान संरचना में पाया जाता है, घोड़े के नाल समान संरचना में पाया जाता है वक्र बीजांड। वो लेग्यूमिनेसी पादपों में पाया जाता है। अनुप्रस्थ बीजांड ब्यूटेसी पादपों में पाया जाता है। अनुप्रस्थ बीजांड में 90 डिग्री के कोण पर होते हैं। बीजांड वृंत और बीजांड द्वार और ये 90 डिग्री कोण पर पाए जाते हैं, 90 डिग्री समकोण कोण पर पाए जाते हैं। अर्ध प्रतीक बीजांड, इसमें भी बीजांड द्वार, अर्ध प्रतीक बीजांड में बीजांड द्वार और निभागीय छोर दोनों क्षैतिज रेखा में होते हैं और ये बीजांड ग्रंथ के साथ समकोण बनाते हुए रहते हैं, 90 डिग्री के कोण पे रहते हैं। और कुंडलित बीजांड, इसमें 360 डिग्री घुमा हुआ बीजांड पाया जाता है, उल्टा और 360 डिग्री घुमा हुआ बीजांड पाया जाता है और एक ही बिंदु से जुड़ा हुआ होता है, जो बीजांड ग्रंथ से एक ही बिंदु से जुड़ा होता है। इनकी हम सामान्य संरचना की बात करें तो संरचना देख रहे हैं एक बार। ये 6 प्रकार के बीजांड पाए जाते हैं जो अभी एनसीईआरटी में नहीं है, पुरानी आरपी राजस्थान बोर्ड वाली पुरानी किताब थी उसमें थे ये। हम देखते हैं ऋजु बीजांड, ऋजु बीजांड सामान्य सरल रेखीय होता है। ये बीजांड द्वार हो गया यहाँ पे इस प्रकार।
सरल रेखीय, सरल रेखीय। प्रतिबीजांड, प्रतिबीजांड तो जावरण बीज में, ये प्रतिबीजांड। वक्र बीजांड, वक्र बीजांड। अनुप्रस्थ बीजांड, ये क्षैतिज में है, विभागीय छोर और बीजांड द्वार और समकोण पर जोड़े जो है अनुप्रस्थ बीजांड। अर्ध प्रतिबीजांड, अर्ध प्रतीक वाला समकोण पर है। कुंडलित बीजांड, 360 डिग्री घुमा हुआ बीजांड होता है। पूरा 360 डिग्री घुमा हुआ। हमने बीजांड की संरचना के बारे में देख लिया था। अब हम पढ़ेंगे गुरु बीजाणु जनन। गुरु बीजाणु जनन देखते हैं तो देखते हैं गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से गुरु बीजाणु का निर्माण होना गुरु बीजाणु जनन कहलाता है। और जब ये गुरु बीजाणु परिवर्तन द्वारा और समसूत्री विभाजन द्वारा परागकोश का निर्माण, परागकोश नहीं भ्रूण कोश का निर्माण कर लेता है तो ये भ्रूण कोश का परिवर्तन हो जाता है। अब हमारी हेडिंग है गुरु बीजाणु जनन। गुरु बीजाणु जनन। जनन गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, मात्र कोशिका जो 2n होती है, द्विगुणित होती है से गुरु बीजाणु का निर्माण होता। गुरु बीजाणु जो एक गुणित होता है का निर्माण होना गुरु बीजाणु जनन कहलाता है। गुरु बीजाणु जनन कहलाता है। गुरु बीजाणु जनन कहलाता है। और यह गुरु बीजाणु विकास और परिवर्ती और विकास करके भ्रूण कोश का निर्माण कर लेता है। भ्रूण कोश का निर्माण कर लेता है। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से जब गुरु बीजाणु बनता है तो इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। इस प्रोसेस के दौरान अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री फर्स्ट और सेकंड दोनों प्रकार का विभाजन होता है। जबकि गुरु बीजाणु से भ्रूण कोश का निर्माण होता है तो इसमें समसूत्री विभाजन होता है। यहाँ पर कौन सा विभाजन होता है? 3 बार समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन होता है, वो भी कितनी बार होता है? 3 बार। 3 बार सिर्फ केंद्रक का समसूत्री विभाजन होता है। सिर्फ केंद्रक का, गुरु बीजाणु के सिर्फ केंद्रक का समसूत्री विभाजन होता है 3 बार। अब हम गुरु बीजाणु जनन के निम्न चरणों को देखते हैं। इसके जो चरण पाए जाते हैं, किस प्रकार से गुरु बीजाणु का निर्माण होता है वो देखते हैं। तो देखते हैं कि जब बीजांड काय, ये बीजांड काय में सभी कोशिकाएं समान साइज की कोशिकाएं पाई जाती, समान कोशिका द्रव्य पाया जाता है इनमें से निभागीय छोर, ये मान लेते हैं हम ऊपर वाला छोर निभागीय छोर, निभागीय सिरा की कोई भी कोशिका, निभागीय सिरा की कोई भी कोशिका एक
प्रपशु प्रारंभिक कोशिका के रूप में भाग लेती है। प्रपशु आरंभिक के रूप में भाग लेती है और प्रपशु आरंभिक के रूप में भाग लेती हैं। ये प्रपशु आरंभिक बाकी सब कोशिकाओं से बड़ी हो जाती है। इसमें एक केंद्रक भी पाया जाता है। इसे प्रपशु कोशिका कहते हैं। प्रपशु कोशिका कहते हैं। यह प्रपशु कोशिका एक परिणत विभाजन द्वारा, इसमें सुस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है। स्पष्ट केंद्रक पाया जाता है। इसमें उच्च कोशिका द्रव्य पाया जाता है। कोशिका द्रव्य हाई पाया जाता है। इसमें परिणत विभाजन द्वारा परिणत विभाजन होता है। परिणत विभाजन किस प्रकार से होता है? इसमें एक केंद्र पाया जाता है जो 2n होता है। द्विगुणित होती है कोशिका, इसमें केंद्र पाया जाता है। परिणत विभाजन इस प्रकार से होता है। परिणत विभाजन, इसमें परिणत विभाजन द्वारा बाह्य परत बाहर की ओर जो विभाजन से परत बनती है वो प्राथमिक भित्तीय कोशिका का निर्माण बनती है और अंदर की तरफ परत बनती है वो प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका बनती है। प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका बनती है। ये प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका, ये प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका बिना विभाजन के, बिना किसी प्रकार में इसमें प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका में किसी प्रकार का विभाजन नहीं होता है और ये अपने आकार में वृद्धि करके एक प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका आकार में वृद्धि करके गुरु बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण करती है। ये कहलाता है गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। और ये प्राथमिक भित्तीय कोशिका होती है। ये बारंबार विभाजन करके या किसी प्रकार का विभाजन नहीं करके भित्ति का निर्माण करती है। भित्ति का प्राप्त मात्र कोशिका के भित्ति निर्माण में सहायक होती है और या उसे पोषण प्रदान करती है। भित्ति निर्माण करती है या पोषण प्रदान करती है। अब इसमें प्राथमिक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका का अर्धसूत्री विभाजन होता है और 4 गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है। अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 रेखीय गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है। 4 रेखीय अगुणित गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है जो एक रेखीय चतुष्क के रूप में व्यवस्थित रहते हैं। ये संपूर्ण क्रिया ही गुरु बीजाणु जनन कहलाती है। गुरु बीजाणु और ये गुरु बीजाणु चतुष्क के रूप में रेखीय गुरु बीजाणु चतुष्क। अब हमारे नेक्स्ट देखते हैं इस रेखीय गुरु बीजाणु चतुष्क में से सिर्फ निभागीय छोर वाला एक चतुष्क ही आगे विकास करता है। बाकी 3 नीचे वाले बीजांड द्वार की ओर से 3 ऊपर तक के 3 लघु बीजाणु
आगे विभाजन की क्रिया में भाग नहीं लेते हैं, ये अपहासित हो जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं। जो पोषण में गुरु बीजाणु के पोषण में सहायक होते हैं, उसे पोषण प्रदान करते हैं। अब हमारी नेक्स्ट हेडिंग होगी भ्रूण कोश निर्माण। भ्रूण कोश निर्माण, भ्रूण कोश का परिवर्तन। भ्रूण कोश परिवर्तन। अब तक हमने देखा था कि एक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन द्वारा, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट, अर्धसूत्री विभाजन सेकंड द्वारा 4 गुरु बीजाणुओं का निर्माण करती है। अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 गुरु बीजाणु का निर्माण करती हैं, जिनमें से ये 3 गुरु बीजाणु तो अपहासित हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, और ये एक गुरु बीजाणु ही आगे विकास की क्रिया में भाग लेता है। ये एक इसीलिए लेता है क्योंकि ये एक बाकी से साइज में बड़ा होता है, इसका कोशिका द्रव्य उच्च पाया जाता है, कोशिका द्रव्य इसमें अधिक पाया जाता है, बाकी में कोशिका द्रव्य इसकी तुलना में कम पाया जाता है, इसलिए ये अपहासित हो जाते हैं। निभागीय छोर, निभागीय सिरा, निभागीय सिरा, निभागीय सिरा के ओर वाला ये गुरु बीजाणु है, वो आगे विकास की प्रक्रिया में भाग लेता है, विकसित विकास होता है इसका, और ये एक भ्रूण कोश की प्राथमिक कोशिका का निर्माण कर लेता है, भ्रूण कोश की प्राथमिक कोशिका का निर्माण कर लेता है। ये तीनों अपहासित हो जाते हैं, अपहासित हो जाते हैं, और इनका यूज होता है इसको पोषण प्रदान करना, पोषण प्रदान करने में, इसका यूज, इन तीनों का यूज होता है इसको पोषण प्रदान करने में। अब इस गुरु बीजाणु, ये एक गुरु बीजाणु है, गुरु बीजाणु में, गुरु बीजाणु कोशिका के अंदर रसदानियों का, अनेक रसदानियों का निर्माण होता है, अनेक प्रकार की रसदानियों का निर्माण होता है। रसदानियों, रिक्तिकाओं का निर्माण, ये होती है रिक्तिकाएं, अनेक रिक्तिकाओं का निर्माण होता है। ये रिक्तिकाएं साइज में बड़ी होकर एक संपूर्ण कोशिका में फैल जाती हैं। ये रिक्तिकाएं साइज में बड़ी होकर बड़ी रिक्तिका का निर्माण कर लेती हैं, बड़ी रिक्तिका निर्माण हो जाता है, बड़ी रिक्तिका निर्माण हो जाता है। और गुरु बीजाणु, अब इस गुरु बीजाणु में ओनली केंद्रक का समसूत्री विभाजन फर्स्ट होता है, समसूत्री फर्स्ट, ओनली केंद्र का समसूत्री विभाजन फर्स्ट होता है, जिसमें बीज का केंद्रक विभाजित होकर दोनों एक इस ध्रुव की ओर, निभागीय छोर की ओर, और एक बीजांड द्वार की ओर चला जाता है। अब इसके अंदर दूसरा समसूत्री विभाजन द्वितीय। अब तक की इस अवस्था में तो ये दोनों केंद्रक है वो कोशिका द्रव्य में मुक्त अवस्था में ही पाए जाते हैं, इनके बीच में भित्ति निर्माण होकर नई कोशिका का निर्माण नहीं होता है। समसूत्री विभाजन सेकंड होता है, उसमें भी सिर्फ केंद्र का ही विभाजन होता है, और
ये ऊपर वाली कोशिका विभागीय छोर वाली कोशिका समसूत्री विभाजन करके दो एन यानी एक गुणित कोशिकाओं का निर्माण कर लेती है, और नीचे वाली बीजांड द्वार वाली एक कोशिका समसूत्री विभाजन करके दो कोशिकाओं का निर्माण कर लेती है। अब इसमें समसूत्री विभाजन तृतीय होता है, समसूत्री विभाजन थर्ड होता है, जो भी ओनली केंद्र का ही विभाजन होता है, कोशिका द्रव्य विभाजन नहीं हुआ है अभी तक। और ऊपर वाली दो कोशिकाएं विभाजन होकर दो कोशिकाएं और चार कोशिकाओं का निर्माण कर लेती हैं, और नीचे वाली कोशिका भी चार कोशिकाओं का निर्माण कर लेती है। ये चार कोशिकीय संरचनाएं हमें प्राप्त हो जाती हैं। अब अगला चरण में हम देखते हैं कि यह चार कोशिकाओं में से ऊपर वाले सिरे से निभागीय छोर की चारों कोशिकाओं में से एक कोशिका, मतलब निभागीय छोर वाली कोशिका नहीं, अभी कोशिका बनी नहीं है, ये केंद्रक अभी मुक्त कोशिका द्रव्य में ही मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। अब देखते हैं कि ये ऊपर निभागीय छोर वाले चारों केंद्रक में से एक केंद्रक है, और बीजांड द्वार सिरे से एक केंद्रक है, चारों केंद्रकों में से एक केंद्रक है। मध्य की ओर भ्रूण कोश के मध्य की ओर आकर द्विकेंद्र की या संयुक्त केंद्र की अवस्था का निर्माण कर लेते हैं, और बीच में ध्रुवीय केंद्र का निर्माण कर लेते हैं। दो केंद्र मिलकर एक बीच में ध्रुवीय केंद्र का निर्माण कर लेते हैं। इस अवस्था तक तो हम देख चुके हैं। अगले चरण में होगा कि यहां पर केवल तीन केंद्र ही बचेंगे। तीन केंद्रक, और इनसे एक एक केंद्रक जो मध्य में आया था, मध्य में आ गया था एक केंद्रक, इनको प्रतिमुखी केंद्रक कहते हैं, और इनको ध्रुवीय केंद्रक कहते हैं। ध्रुवीय केंद्र का निर्माण कर लेता है। अब अगले चरण में होगा इनका कि इसका कोशिका द्रव्य विभाजित होकर इसमें ये तीनों कोशिकाओं का निर्माण कर लेती है, और ये तीनों भी कोशिका बन जाती है। एक मध्य में बीच में बड़ी कोशिका का निर्माण हो जाता है। और केंद्रक संगठन की प्रक्रिया या केंद्रक संलयन की प्रक्रिया होती है। केंद्रक संगठन की प्रक्रिया होती है। इसमें ये देखते हैं कि भ्रूण कोश का निर्माण हो जाता है। तीन कोशिकाएं ऊपर की ओर, जिन्हें हम प्रतिमुखी कोशिकाएं कहते हैं। तीनों कोशिकाओं को प्रतिमुखी कोशिकाएं, और मध्य में ध्रुवीय केंद्रक, और अंड कोशिका, दो सहायक कोशिका अंड कोशिका और सहायक कोशिका। यहां से सहायक कोशिकाओं से कार्बोहाइड्रेट रसायन का स्त्रावण किया जाता है, जो पराग नलिका को मार्ग प्रदान करने में सहायता होता है कि पराग नलिका किस मार्ग से जानी चाहिए, उसको मार्ग प्रदान करने में कार्बोहाइड्रेट रसायन सहायक होता है। देखते हैं आगे देखते हैं कि जब निषेचन होता है तो
निषेचन, जब निषेचन की प्रक्रिया होती है तो उनमें से एक नर युग्मक अंड कोशिका से निषेचन करता है और दूसरा नर युग्मक द्वितीयक ध्रुवीय केंद्र के द्वितीय कोशिका केंद्रक से निषेचन करता है और त्रिशल्यन और द्विग निषेचन की प्रक्रिया द्वारा आवर्त बीजों में निषेचन संपन्न होता है। इस प्रकार भ्रूण कोश के निर्माण की प्रक्रिया पूर्ण हुई। अगले अध्याय में हम निषेचन, परागण की प्रक्रिया और निषेचन की प्रक्रियाएं देखेंगे।